या स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कंप्लीट जो सिलेबस है 10th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी से वो लेके आए हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 6 है जो न्यू सिलेबस के बेस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और स्पेशली ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मेनली ये पार्ट है कंप्लीट, जो आपके बोल सकते हैं कि चैप्टर है, दो पार्ट्स में ही हमने कंप्लीट कर लिया था। नोट्स वाइज देखें तो फिर भी कुछ बातें हैं बच जाती हैं, तो आज हम इस चैप्टर की जो एक्टिविटीज और डायग्राम्स हैं उनसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक पार्ट 4 भी रहेगा जिसके अंदर हम स्पेशली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो डायग्राम है वो स्टडी कर लेते हैं। और ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का। तो इस डायग्राम को हम बोल सकते हैं ये न्यूरॉन है, या फिर इसको नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। और सिंपली यदि आप इसको समझें, और ऑलरेडी आपको पता भी है क्या होती है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट किसकी? नर्वस सिस्टम की। हमने फर्स्ट पार्ट में जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और जितनी भी जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं कलेक्ट होती हैं यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं मोटर न्यूरॉन्स के पास, वो सारी इन सेल से ही पहुँचाई जाती हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन, इन नाम में आप कंफ्यूज मत हो जाना। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम से। नाम मिलते जुलते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स दोनों के। अब हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, हालांकि डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। बुक के अंदर जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे डेंड्राइट, जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। क्या करता है ये? रिसीव्स इंफॉर्मेशन। ये जितने भी सिग्नल्स हैं वो रिसीव करता है। एक न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल आते हैं ना बाहर से, या फिर वो किसी भी जगह से आ सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन से भी आ सकते हैं, सेंस ऑर्गन, या फिर फ्रॉम ब्रेन, चाहे ब्रेन से सिग्नल आने हो, क्योंकि ब्रेन जब सिग्नल भेजता है मोटर पार्ट्स के पास वो भी डेंड्राइट्स के जरिए ही आते हैं। और जब ये सिग्नल्स किसी सेंसरी ऑर्गन से लेती है तो वो सिग्नल भी इस सेल के अंदर डेंड्राइट से ही आएंगे। तो जितनी भी डेंड्राइट्स हैं यहाँ से सिग्नल्स हैं उनको रिसीव किया जाता है। दो टाइप से रिसीव कर सकते हैं। डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। और कई बार क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली भी जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव किए जाते हैं, चार्जेज की फॉर्म में हम बोल सकते हैं। चार्जेज की फॉर्म में जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव किया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और दो टाइप के हमने साइनेप्स पढ़े थे। साइनेप्स में क्या होता है, जब एक नर्व सेल्स के आगे दूसरी नर्व सेल्स होती है ना, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और वहीं पे हमने दो टाइप के सिग्नल पढ़े थे, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये सिग्नल्स जैसे रिसीव किए जाएंगे उसके बाद जाते हैं हमारे सेल बॉडी में। मेन सेल यही होती है न्यूरॉन की, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोलिंग एक्टिविटी, जितनी भी सेल के अंदर कंट्रोल करने वाली एक्टिविटी है, जैसे बाकी सारी सेल ऑर्गेनल से जो काम करवाना है वही न्यूक्लियस ही करता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का काम करता है। तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन के ऊपर ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सैवान सेल्स। सैवान सेल्स होती हैं। और सैवान सेल्स के जो कुछ कुछ जगह पे आपको दिए हुए हैं, ये क्या है? इनके सैवान सेल के न्यूक्लियस हैं। ये सैवान सेल अलग से होती हैं, ये नर्व सेल से, मतलब ऊपर कवरिंग बोला जाता है सैवान सेल्स। और सैवान सेल्स जहाँ जहाँ पे नहीं होती, मतलब एक सैवान सेल से दूसरी सैवान सेल शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये भी साइंटिस्ट के नाम से ही है। जैसे हम गन्ने के अंदर देखते हैं नोड एंड इंटरनोड, तो यहाँ पे आप मान सकते हो ये नोड्स हैं और ये इंटरनोड वाला पार्ट है। और जिस न्यूरॉन के अंदर इस टाइप की जो सैवान सेल पाई जाती है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। उसको क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड सीथ भी बोल देते हैं। सीथ मीन्स कवरिंग। और ये माइलिनेटेड सीथ क्या करती है? सिंपली वही काम करती है जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर एक प्रकार की कवरिंग होती है, पीवीसी कवरिंग, जो क्या करती है? चार्जेज को लीक होने से रोकती है। तो माइलिन शीथ का काम यही है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेज के रूप में इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है ना इन सेल्स के अंदर,
तो वो चार्जेस को रोकती है फैलने से आसपास की जगह में। उसके बाद अगली नर्व सेल्स के पास जो सिग्नल भेजे जाते हैं, फिर ये जो हमारा एक्सोन है इसके काफ़ी सारे डिवाइड हमको या ब्रांचेज हैं वो दिखाई देती हैं, और ब्रांचेज के ऊपर कुछ लोबुलर स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होती है, नोब स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल नोब भी बोल सकते हैं, टर्मिनल नोब। और इन्हीं नोब से क्या है, कुछ केमिकल्स वगैरह वो सीक्रेट होते हैं, और अगली जो नर्व सेल है इन्हीं केमिकल्स को रिसीव करके आगे सिग्नल्स है वो बनाती हैं। तो इस डायग्राम में मेनली आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन वो बढ़ते हैं सिग्नल, तो सिंपली वो डेंड्राइट से रिसीव किए जाते हैं और एक्सोन से आगे की तरफ बढ़ते हुए टर्मिनल नोब से नेक्स्ट नर्व सेल्स के पास पहुंचा दिए जाते हैं। तो आपको उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी का एक नाम और आपसे यदि पूछा जाए साइटोन, कई बार लिखा मिल जाए तो आपको वो अलग ना लगे इसलिए। उसके बाद एक्सोन, और एक्सोन से फिर टर्मिनल एंडिंग भी बोल देते हैं, जैसे नाम दिया हुआ है, या टर्मिनल नोब भी बोल देते हैं। तो ये नाम आपको इस सीरीज में याद रखने हैं कि किस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन से वो आगे बढ़ती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं, और नेक्स्ट डायग्राम आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसको NMJ भी बोलते हैं, NMJ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन मीन एक प्रकार का जोड़ जहां पे दो आंखें जुड़ती हैं। तो और ये जो पहला है ये हम डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक्सोन है, एक्सोन के ये क्या पढ़े थे हमने, नर्व एंडिंग्स, या फिर हम बोल सकते हैं टर्मिनल एंडिंग या नोब। इस टाइप से काफ़ी सारे नोब्स होते हैं, और इनसे जो सिग्नल्स हैं फिर वो मसल्स के पास पहुंचाए जाते हैं। और मसल्स, ये वाला जो भाग है थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है, तो ये टर्मिनल नोब है, और यहाँ से केमिकल्स जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हमारी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स क्या करती है, इनके अंदर ही कुछ केमिकल सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जब यहाँ पे छोड़ा जाता है इस स्पेस में जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ते हैं, तो ये किसके द्वारा कैच कर लिए जाते हैं, हमारी जो मसल सेल्स हैं उनके द्वारा। और यहाँ से जो फर्दर सिग्नलिंग है वो शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ डायग्राम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है, मतलब जो भी आगे मसल से जो भी काम करवाना है, जैसे हमारे ब्रेन से सिग्नल आया कि जो मसल्स हैं, जो लेग्स की मसल्स हैं, चलना है, तो चलने का जो काम है वो तो मसल्स ही करेंगी, लेकिन उनके पास जो सिग्नल आया है ना नर्व सेल से, वो किस फॉर्म में आता है, इस तरीके के जो सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल वहाँ पे सिक्रीट होते हैं। उसके बाद वो केमिकल सिग्नल हैं मसल सेल के अंदर आगे चेंजेस हैं वो करना शुरू कर देते हैं। डिटेल आप पढ़ते हो इसकी 11th क्लास के अंदर, क्या क्या एक चेंजेस, एक चेन ऑफ रिएक्शंस है वो शुरू हो जाती है, और आपकी मूवमेंट है वो बनती है। तो ये डायग्राम आपके CBSE टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। और कई बार डायग्राम में आपसे ऐसे लगा के और सिंपली क्वेश्चन मार्क से पूछ लिया जाता है, भाई नाम लिखो इनके ABCD के नाम। तो ये डायग्राम पूरे इंपॉर्टेंट चांसेस है इसके आने के, क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको बोला हुआ है पुट सम शुगर इन योर माउथ है, जैसे ही हम चीनी है जीभ के ऊपर रखते हैं तो टेस्ट जाहिर सी बात मीठा टेस्ट होता है उसका। ब्लॉक योर नोज है बंद करके देखें, फिर वही शुगर टेस्ट है वो चेक करके देखें कैसा आएगा। और आपसे पूछा हुआ है इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट, क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस है, तो एक्टिविटी करके देखोगे तो डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको, यस आंसर है इसका यस। क्यों है डिफरेंस, क्योंकि जो हमारी नोज है सेंसरी ऑर्गन, और जो हमारी टंग के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स भी इनको बोला जाता है, वगैरह का पता लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं। एक फ्लेवर हम वर्ड सुनते हैं, फ्लेवर, जब हम खाना खाते हैं तो खाने की जो महक आती है पहले, उसी से हमारे जो टेस्ट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट रिसेप्टर बोल सकते हो, वो एक्टिव होते हैं। और यदि नाक बीच के, यदि हम जैसे इसमें आगे बोला हुआ है भाई आप अपने खाना खाते हो तो वो नोज बंद करके खा के देखो, तो क्या उतना टेस्ट आप फील कर पा रहे हो जितना रियली में है उसका, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों नोज के अंदर और जो टेस्ट वाले रिसेप्टर्स हैं ना, इनके काम करने का तरीका सेम होता है। एक प्रकार से किस फॉर्म में सिग्नल्स रिसीव करते हैं, पहले तो जो भी टेस्ट आएगा ना, जैसे शुगर है वो सोल्यूबल होएगी, हमारी सलाइवा के अंदर सोल्यूबल होती है, और उसके बाद उसमें से जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव किया जाता है। ऐसे ही जब हम स्मेल लेते हैं ना, सूंघते हैं, जैसे जुकाम के टाइम पे हम
हमारी जो स्मेलिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा जो डिस्चार्ज होने की वजह से नेजल डिस्चार्ज या फिर ज़्यादा जो एक म्यूकस सब्सटेंस सीक्रेट होता है, तो उससे हमारे जो नेजल एपिथेलियल टिश्यू हैं या फिर जो नर्व सेल्स हैं वो ज़्यादा ढक जाती हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि किस चीज़ की स्मेल है। तो स्मेल के लिए भी जो स्मेल जाएगी ना, उसको भी क्या होना पड़ता है, डिजोल्व होना पड़ता है। किसके ऊपर, जो नर्व सेल्स हैं उनके ऊपर कुछ केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस रहता है, मॉइस्चर रहता है वहाँ पे, तो उसके अंदर डिजोल्व होके ही वो सिग्नल बनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी डिजोल्व हो कई सिग्नल्स हैं वो रिसीव होते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि जो ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती, क्योंकि उसको क्या होना पड़ता है, पहले मॉइस्चर होना पड़ता है, मतलब हाइड्रोजन आयन है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तभी कलर चेंज हो सकता है। वही बात है यहाँ पे भी, एक सोल्यूबलाइज होना पड़ेगा उस केमिकल को ताकि सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस हो उसके। तो दोनों याद रखना है आपके नोज के, और जो हमारा सिंपली यदि हम बात करें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो एक ही मैकेनिज्म के बेस पे काम करते हैं। तो एक्टिविटी जस्ट आपको समझाने के लिए है, काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है इससे। उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क, और रिफ्लेक्स आर्क इसमें पढ़ते हैं हम, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन। पढ़ा भी था हमने, स्पाइनल कॉर्ड ये इसको रेगुलेट करती है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, हम कंट्रोल नहीं होता। जब इमरजेंसी कंडीशंस में हम हमारी बॉडी के ऑर्गन अपने आप ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, और ये इतना नहीं है कि लगातार कर ही रहे हैं, जैसे हमारा ध्यान नहीं है और हमारे हाथ पे कोई मतलब गर्म चीज़ टकरा जाती है या कांटे से हाथ लग जाता है, एकदम से पीछे की तरफ खींच लिया जाता है। और क्या चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करती है, विदाउट द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये बताया था मैंने, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता इस एक्टिविटी में। रिफ्लेक्स एक्शन है स्पेशली किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में जो ये पाथ है, जैसे यहाँ से गर्म चीज हमारे लगी है, जैसे हाथ लगा तो यहाँ से सिग्नल बन के जाते हैं, हमारे रिसेप्टर्स ने सिग्नल्स को रिसीव किया, टेम्परेचर को रिसीव किया, और स्किन के अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक सिग्नल बन के जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सिग्नल को लेके जाती हैं। इसी की जगह पे आपको कई बारी एफरेंट न्यूरॉन्स भी लिखा मिल जाता है, एफरेंट न्यूरॉन्स सिग्नल्स को जो लेके आती है नर्वस सिस्टम की तरफ। उसके बाद जैसे ये सिग्नल्स जाएंगे और ये ब्रेन की तरफ जाने के बजाय, ये क्या है, मैसेज टू ब्रेन, वहां जाने के बजाय यहीं से वापस सिग्नल्स हैं उनको बना दिया जाता है। रिले न्यूरॉन्स होती हैं यहाँ कुछ, जो सिग्नल्स को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, एनालाइज, और उसके बाद जैसा ही एक एक्शन का रिएक्शन बनाने की जरूरत है ना, वो रिएक्शन यहीं से बना के वापस भेज दिया जाता है मसल्स के पास। और मसल्स क्या है, इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, और जो सिग्नल यहाँ पे लेके आ रही है उनको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम इफरेंट न्यूरॉन्स भी रहता है। तो जैसे सिग्नल यहाँ पे आएगा ना, उसके बाद क्या, मसल्स अपना काम करेगी, एकदम से हाथ को पीछे की तरफ हटा लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात क्या आई है, विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन, ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताना होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। और जो ये पाथ फॉलो होता है ना, जैसे सबसे पहले स्किन से सिग्नल गया, सिग्नल फिर रिले न्यूरॉन्स के पास गया, और ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। पढ़ा था हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं से जो सिग्नल है वो रिले न्यूरॉन, रिले से फिर आगे मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर मसल्स, जितने भी नाम आए हैं इसी सीरीज में आपको याद रखने हैं, और इसी बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मैंने बताया था ये आर्क क्यों बोला जाता है, इस प्रकार का एक सिग्नल जैसे बनते हैं ना, यहाँ से एक आर्क बन के आती है। और सर्कल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सर्कल में जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे आना चाहिए हमारा सिग्नल। सर्कल में और आर्क में यही फर्क है कि मान लो इनकम्प्लीट सर्कल को ही हम आर्क बोल देते हैं, तो यहाँ पे एक आर्क बनती है, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क इसको बोला जाता है, मैथमेटिक्स की टर्म है ये आर्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। केवल डायग्राम भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में, स्पेशली आपको याद रखने हैं। जो ऊपर ये कॉन्वोलेटेड मतलब लिपटी हुई सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इससे एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। सब लार्जर पार्ट होता है ये ब्रेन का, और किस में आता है, फोर ब्रेन के अंदर। इसके अलावा फोर ब्रेन में हालांकि हाइपोथैलेमस रीजन है, थैलेमस है, ये भी आ जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये कुछ पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं फोर ब्रेन में। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो सेरिब्रम है, इसी के आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से भी लिखे मिल जाते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोले, बिल्कुल अर्धगोले नहीं है ये, मतलब एक प्रकार का कुछ इस टाइप की शेप है वो बनाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको शेप का आइडिया दें इसका, यहाँ से जो शुरू हो रही है ना स्ट्रक्चर इस तरीके से, और यहाँ से
ऐसी। तो यही एक प्रकार के इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं हम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दो हिस्सों में होता है ब्रेन और दोनों को जोड़ रखता है एक ये पार्ट। यदि हम बात करें यहाँ पे एक ये भाग है जो इसको जोड़ के रखता है, और उसके बाद इस भाग से नीचे रहता है हमारा मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, और लास्ट में आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, इस डायग्राम का मकसद ये है। तो ऑब्जर्वेशन ही आपकी काम आती है डायग्राम जब आप स्टडी करते हो। डायग्राम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है वो आपकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे होते हैं। और ऑब्जर्वेशन में यही देखो आप किस पार्ट को क्या बोला हुआ है। जैसे हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इनके फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन तो इसकी शेप, आउटर लाइन है ना जो, वो लगभग आपको इस तरीके से रफली एक शेप बनानी है। उसके बाद जैसे क्रेनियम भी नाम दिया हुआ है, क्रेनियम क्या है मतलब बाहर की जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है क्रेनियम है। उसके बाद 1-2 लेयर है, आप इसके अंदर भी बना सकते हो, और उसके बाद फिर आप बीच वाला पार्ट है जैसे इस तरीके से इस पार्ट को बनाओ। और मतलब ये प्रैक्टिस करने की बात है। और उसके बाद आपको इनका पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ये जो सेरिब्रम है ये हमारे किस में आते हैं, फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन को डाइनसेफेलोन भी बोलते हैं। डाइनसेफेलोन, तो ये आपको कई बार लिखा मिल है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ी थी, कहाँ प्रेजेंट होती है ये देख सकते हैं हाइपोथैलेमस के नीचे। और हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है पिट्यूटरी सिक्रीशंस को, रिलीजिंग हार्मोन्स। ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा। रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी के ऊपर फंक्शन करते हैं, और पिट्यूटरी से फिर आगे हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। और इसके जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को तो क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइंड ब्रेन क्या है, ये बिल्कुल मतलब यहाँ पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है, और एक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम जरूर याद रखना, इसका सेरिबेलम होता है। वो सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। और सेरिबेलम क्या काम करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पढ़ा था हमने, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद शुरू हो जाती है फिर यहीं से हाइंड ब्रेन से ही एक पार्ट शुरू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो पोन्स, मेडुला और मेडुला ओब्लोंगाटा भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये पार्ट्स डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल जरूर लग सकता है, मेनली मैंने बता दिया। शेप पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बीच बीच में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ से निकली हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ऐसी बना के आप ऐसे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इस डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, पढ़ा था, और एक प्रकार का प्रोटेक्शन करता है खोपड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये किसका डायग्राम है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस टाइप की मूवमेंट यहाँ पे की जा रही है प्लांट के द्वारा। प्लांट कौन सा है, टच मी नोट प्लांट है, टच मी नोट प्लांट, जिसको मिमोसा भी बोलते हैं। और इस प्लांट के कौन सी है, ये बड़ा ही सेंसिटिव प्लांट है, थोड़ी सी मूवमेंट के प्रति अपना मतलब इसके आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज है तो काफी सारी मूवमेंट है वो। जैसे इसके पास हम लीफ लेके मतलब हाथ लेके जाएंगे ना तो ये ऐसे मुरझा जाती है। तो एक प्रकार की से मूवमेंट है जो शो की है, डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को हम। और कैसी मूवमेंट थी ये, नेस्टिक मूवमेंट है, नेस्टिक। और नेस्टिक में भी कौन से टाइप की यदि आपसे पूछे, सिस्मो नेस्टिक मूवमेंट, सिस्मो नेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट का एक एग्जांपल है, इसमें टच से रिलेटेड जो प्लांट है ना वो एक नॉन रिलेटेड मूवमेंट बोल सकते हैं हम इसको, नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो सोन की जाती है इस प्लांट के द्वारा। तो इस तरीके से इसका हम आइडिया ले सकते हैं, टच मी नॉट प्लांट। डायग्राम बेस पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे किस टाइप की मूवमेंट है, कौन सा प्लांट है, और मूवमेंट का मैकेनिज्म बताओ, केस स्टडी बेस में आ जाता है कई बार। तो मूवमेंट का मैकेनिज्म मैंने बताया था, इसके अंदर मेनली हाइड्रोलिक प्रेशर है वो काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं बोलोगे तो आप ट्रिगर प्रेशर भी बोल देते हो। ट्रिगर प्रेशर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना उसके अंदर जो वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से जो प्रेशर वो लगाती है अपनी वाल्स के ऊपर, तो उसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। और इस ट्रिगर प्रेशर की वजह से ही जब ज़्यादा प्रेशर होएगा, बैलून का एग्जांपल दिया था, जैसे बैलून में आप हवा भर देते हो तो वो फूल जाता है प्रेशर की वजह से, और जैसे हवा निकाल दोगे मुरझा जाता है। तो इसमें वाटर है ना उसको क्या कर दिया जाता है, पीछे की तरफ खींच लिया जाता है, और जिससे क्या है वाटर जैसे ही कम होएगा तो ये लीफ है वो मुरझा जाता है। तो इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट है वो जनरली याद रहना चाहिए यहाँ पे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी के साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है। जैसे ये डायग्राम आगे जो दिया है ना, वो एक्टिविटी बेस ही है। फिर एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क लेनी है हमने, और कॉनिकल फ्लास्क कैसी होती है ये देख सकते हो आप। इस तरीके के कोन जैसी स्ट्रक्चर है वो बनी होती है, इस टाइप का कोन है, मैथ में आप पढ़ते हो, और इसकी एक ऊपर ट्यूब निकली होती है। तो ये कॉनिकल फ्लास्क, और इसका क्या करना है हमने, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद वायर मैश। एक जाली लेनी है हमने, उससे इसको ढक देना है, इसके माउथ को। कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड लेने हमने, सोयाबीन टाइप के, और वो क्या करने हैं, तो नए नए मतलब जर्मिनेशन हुआ है इसके अंदर, जो डंडियां वगैरह से निकल जाती हैं जर्मिनेशन के बाद, वो सीड उस जाली के ऊपर रख देने हैं। टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। तो हमने एक कार्टून टाइप में लेना है कार्डबोर्ड बॉक्स, जो एक साइड से मतलब खुला हो। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच मैनर दैट ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो इस तरीके से मतलब इसको सेटअप कर लेना है हमने, और सिंपली क्या करना है, फिर इसके अंदर की जो मूवमेंट है ना वो देखनी है। जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड बॉक्स बोल सकते हो आप इसको, और ये एक साइड से ओपन है, और ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क। और यहीं पे क्या रखी हुई है, वायर मैश रखी हुई है, जाली रखी हुई है। और जैसे ही यहाँ पे हमने सीड रखा, तो क्या करेंगे, अब हम इसको जर्मिनेशन के लिए छोड़ देंगे, मतलब आगे की मूवमेंट के लिए। तो क्या इसमें है, आफ्टर 2 और 3 days यू विल नोटिस दैट शूट्स बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स बेंड्स रूट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द लाइट। अवे का जिक्र यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो सूट है मतलब जो स्टेम ब्रांचेस वगैरह है वो टुवर्ड्स द लाइट, ये सन मान सकते हो, और यहाँ से जो लाइट है वो आ रही है, और जिसकी वजह से कौन से टाइप की मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट की जब बात आती है तो एक प्रकार की ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्वेश्चन आ जाए ना, ट्रॉपिक और नेस्टिक में से कौन सा है ट्रॉपिक मूवमेंट, और ट्रॉपिक में भी किसके प्रति है, लाइट के प्रति, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है इस प्लांट ने शो की हुई है। तो डायग्राम भी आपसे पूछ लेता है सिंपली कि डायग्राम बनाओ आप किसका, एक प्रकार का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता हुआ, तो एज इट इज डायग्राम आपसे बना देना है। उसके बाद ये इसने बोला रूट्स जो है इसकी, ये अवे फ्रॉम द लाइट आती हैं, ये भी ध्यान रखना, अवे फ्रॉम लाइट। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो यहाँ पे शो की जा रही है, जबकि जो हमारे सूट सिस्टम है या फिर स्टेम है वो क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है वो शो करते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इस टाइप के आपको बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि इस डायग्राम में बताना क्या चाह रहा है आपको, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ऐसे ही एक और डायग्राम है आपका, जो जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स अर्थ, ट्रोपिज्म मीन्स जो मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के लिए वर्ड आता है ये, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो सिंपली जो हमारी अर्थ की तरफ मूवमेंट कौन शो करता है, जैसे हम गमले को ऐसे रख देंगे ना टेढ़ा करके, तो देखेंगे कि उसकी जो जड़ें हैं ना वो अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं रूट्स, फोटोट्रोपिक, और पॉजिटिवली वाटर की तरफ भी शो करती हैं। पॉजिटिवली हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोट्रोपिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोट्रोपिक। तो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन टाइप में पूछ लिया जाता है कि कुछ ऑप्शन दे दिए रूट के बारे में, तो यहाँ और कौन सी मूवमेंट वो शो नहीं करती, तो आ जाता है जैसे पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, तो वहां पे आपका ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो ऐसे एक चीज से जुड़े हुए आप सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठे कर सकते हो। और यहाँ पे नेगेटिवली जैसे हम देख सकते हैं, मिट्टी नीचे की तरफ है, जैसे जड़ें नीचे की तरफ फैल रही हैं, तो रूट है वो, ये जो स्टेम है या फिर सूट सिस्टम है वो अवे फ्रॉम द बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम सोइल, सोइल से अवे होता है। और जबकि पॉजिटिवली क्या होता है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, फोटोट्रोपिक। और हाई वाटर से भी ये दूर ही रहता है, क्योंकि इसका काम मेनली लाइट से रिलेटेड ही रहता है, किसका, सूट का। सूट में आप क्या जाते हैं, स्टेम ब्रांचेज, मतलब अब जितना भी प्लांट का अबो फ्रॉम द ग्राउंड पोर्शन होता है ना, मिट्टी से ऊपर वाला पोर्शन, उसको हम सूट बोल देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड।
ह्यूमन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं वो इन डायग्राम से समझ सकते हैं। ए वाला डायग्राम ये मेल से रिलेटेड दिया हुआ है और ये फीमेल से रिलेटेड है। सिंपली यदि डायग्राम आ जाए तो हम किससे समझते हैं, बाकी सारी ग्लैंड्स तो कॉमन है। यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, गोनेट्स, मेल गोनेट्स, और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती हैं। बाकी ग्लैंड्स आप देख सकते हो बिल्कुल कॉपी की हुई चीजें हैं। और थैलेमस ग्लैंड है एक, हमने डिटेल में हालांकि पढ़ ली है, एक बार टेबल को दोबारा इसको क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर सिक्रीशन होती है वो किस किस को कंट्रोल करती है, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक पीनल ग्लैंड है, उसका भी मैंने जिक्र किया था, हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है ना उसको कंट्रोल करती हैं। और पीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट, मतलब के बाद जैसे ही ये कौन सा रीजन है हमारा एडम्स, वहां पे प्रेजेंट होती है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कितनी है, 2 लोब में प्रेजेंट होती, ईच लोब में 2। तो पैराथायराइड नाम ही इसलिए आया है क्योंकि थायराइड ग्लैंड के ही पास प्रेजेंट होती हैं। ये थाइमस ग्लैंड है, ये हार्ट के पास होती हैं, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, हार्ट के पास। उससे याद यहाँ होती हैं नियर स्टमक, स्टमक के पास होती हैं। और किडनी से ऊपर होती हैं जो एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। और जो टेस्टिस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सिंपली हम बोल सकते हैं आउटसाइड द एब्डोमिन कैविटी। एब्डोमिन कैविटी, एब्डोमिन मतलब जो वाला रीजन है से बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो तो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, डिटेल में वहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डायग्राम का मतलब है लोकेशंस, कौन सी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे भी है, बस ओवरी है, ये गोनेट्स में भी आ जाती है। गोनेट्स क्या होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको गोनेट बोला जाता है, गोनेट्स या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मेल में क्या होती हैं, टेस्टिस क्या सिक्रीशन करती हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजन, जैसे हम एंड्रोसियम वर्ड पढ़ते हैं या फिर आगे भी देखेंगे फ्लावर में, एंड्रो वर्ड है ना वो मेल से रिलेटेड होता है, जबकि ओवरीज है वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है उनका सिक्रीशन करती है। और उससे क्या करती है, जितना भी ओवम फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करती है। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। और स्पर्म एंड ओवम हम किस में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली ग्लैंड्स को गोनेट्स भी बोला जाता है। और ये ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। और इनकी सिक्रीशंस को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। और हॉर्मोन्स क्या हैं, ब्लड में घुल के ही आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड को जिसके पास वो ब्लड के अंदर अपने जो केमिकल्स हैं वो सिक्रीट कर देती है, कौन से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन टेस्टिस से फिर कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, एंड्रोजन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। डायग्राम का मतलब था आपको लोकेशंस बताना कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इस एक्टिविटी में वही बातें दी हुई हैं। अब जो ये एक्टिविटी आ रही है ना आपकी 7.3, ये 6.3 भी मिल सकती है नई पब्लिकेशन में। पुराने में ये चैप्टर 7 होता था, अभी नया में चैप्टर 6 है, इस वजह से कभी कंफ्यूज हो जाओ इस चीज़ पे। तो यही आपसे बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी हैं फिगर के अंदर। और सम ऑफ दीज ग्लैंड्स हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 7.1। अब ये जो टेबल हम पढ़ेंगे ना, एक टेबल यहाँ पे है 7.1 टेबल, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमने पूरे करने हैं। इससे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा डू यू नो है, इसके चैप्टर में एक ही डू यू नो आया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग ऑफ मैनी हार्मोन्स। थैलेमस किसका पार्ट पढ़ा था हमने, पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन में ही इसका हम पार्ट पढ़ते हैं एक प्रकार से। उसका क्या नाम होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्योंकि क्या करती है, इसका फंक्शन ही दिया हुआ है इसने कि यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इज लो, जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ करवाता है उसका लेवल कम होता है, तो हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स है वो सिक्रीट करती है। ये इसमें दिया हुआ है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है उनको सिक्रीट करती है, एक प्रकार का फैक्टर या फिर कोई केमिकल विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स को ये किससे
पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस, सिंपली इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस है ना, कोई भी इसको यदि काम, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल नहीं करता है, तो ब्रेन का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई तेरे को एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करना है पूरी बॉडी का। तो जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जितनी भी ग्लैंड्स हमने देखी हैं अभी डायग्राम में, उन सबको कंट्रोल करती है, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है। जैसे मैंने बताया था LH एंड FSH, तो LH और FSH, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्टिस से यदि कोई हार्मोन सिक्रीट करवाना है ना, हाइपोथैलेमस को भी करवाना है, तो पहले तो वो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, वो सिक्रीट करता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पे GnRH काम करेगा और ये फिर क्या सिक्रीट होएगा, LH एंड FSH। और उसके बाद टेस्टिस है जो, वो क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो देख सकते हैं हम एक हार्मोन से क्या करते हैं, एक प्रकार का मैसेज है, मैसेजिंग का काम करते हैं। हार्मोन को मैंने पढ़ा भी था, एक प्रकार के मैसेंजर होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल लेके जाते हैं, और सिग्नल के बाद उस बात को क्या करना है वो इन सिग्नल पे ही डिपेंड किया जाता है। तो जितने भी नाम है GnRH, LH, FSH और एंड्रोजन, ये किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, मेनली इसके बारे में डू यू नो में थोड़ा सा आइडिया आपको दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका लास्ट रहेगी जो भी टेबल है, और इस टेबल है कि जो भी हार्मोन्स वगैरह है ना, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो इस टेबल को हमने फिल करना है। जैसे इसने फर्स्ट वाली टेबल आपको सैंपल के लिए फिल करके दे दी कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, और काम क्या होता है हमारे जितने भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर उनकी ग्रोथ करवाने का। उसके बाद थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये आपको वैसे मैंने टेबल में जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तब समझ, कौन सा हार्मोन है ये आपको याद रखना है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन वो नहीं आएगा यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, थायरोक्सिन, ये स्पेलिंग। और क्या करता है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन वगैरह है, या फिर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनना है या फिर तोड़ना है, या फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन का बनना है या तोड़ना है, डाइजेशन से रिलेटेड, वो रेगुलेशन कंट्रोल करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन कौन सिक्रीट करती है, ये हमारी बात करें पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ग्लैंड है जो कि एक मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम भी सिक्रीट करती है, इसके पास डक्ट भी होती है अपनी, और ये डक्टलेस काम भी करती है, तो दोनों काम करती है, इसलिए इसको भी बोलते हैं, मिक्जोक्राइन भी, और एक वर्ड आता है हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोल दिया जाता है, किसको, पैनक्रियाज को। और गोनेट्स जो होती हैं ओवरी और टेस्टिस, ये भी दोनों काम ही करते हैं। दोनों काम कैसे, ये कोई ना कोई सब्सटेंस भी सिक्रीट करती हैं, जैसे ये स्पर्म एंड ओवम है, टेस्टिस स्पर्म भी सिक्रीट करता है, ओवरीज ओवम सिक्रीट करती है, तो एक प्रकार का कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक डक्ट के लिए भेजा जाता है, और डक्ट तो गोनेट्स, पैनक्रियाज आपको याद रखना है। तो टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टिस सिक्रीट करता है, और क्या करता है ये मेनली हम बात करें, जैसे इसमें ओवरीज है ना, ओवरीज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी आप लिख सकते हो। तो इसमें बोला हुआ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, और टेस्टिस क्या करते हैं, फिर सेम बात लिख दो, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल की जगह पे मेल सेक्स ऑर्गन लिख दो आप। इसके अलावा और भी फंक्शन बताया था कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, या फिर जो चेंजेज हैं बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के टाइम शोन होते हैं, वो भी कौन सी ग्लैंड शो करती है, ये बोल सकते हैं, या फिर कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही रोल होता है। ऐसे ही ओवरीज से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो भी ओवरीज वगैरह है, यूट्रस वगैरह, उनको क्या करती हैं, मैच्योर करती हैं। और इसके अलावा रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड, या एड्रेनल ग्लैंड होती है, और एड्रेनलिन कौन सिक्रीट करती है, और क्या करती है ये, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी। डिटेल में बताया था मैंने कि इमरजेंसी की कंडीशंस में बॉडी को प्रिपेयर करती है। मान लो जैसे किसी ने आपको एकदम से डरा दिया, तो आपके एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, सांस की जो दर है, ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे किसी से लड़ना होता है, गुस्सा आ जाता है हमको, तो उस केस में भी ये हार्मोन्स वगैरह हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, वो क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट या फिर जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत फास्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एड्रेनलिन हार्मोन हमको प्रिपेयर करती है किसके लिए, इमरजेंसी। और इमरजेंसी में 3 कंडीशन हो सकती है, एक तो हम मान लो किसी से मतलब हमको फ्राइट, हम डर गए हैं किसी से, या फिर हमको लड़ना है किसी से, गुस्सा आ गया है,
या फिर भागना है, डर के कहीं से भाग गए। तो मान लो किसी ने आपको डरा दिया, तो वहाँ पे दो ही कंडीशन आएगी। यदि डराने वाला आपसे मजबूत है तो आप क्या करोगे, फिर वहाँ से भागोगे। भूत देख लिया आपने तो डर के भागना ही पड़ेगा, वहाँ से टकरा थोड़े सकते हो। और कई बार टकराने भी लग जाओ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन है, डर गए हो या तो आप सामने वाले से लड़ो या फिर वहाँ से भागो। तो ये इसलिए याद रख सकते हो, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट। इसलिए 3F ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, 3F ग्लैंड। 3F मतलब 3 फंक्शन कंट्रोल करती है इमरजेंसी के टाइम पे। रिलीजिंग हार्मोन अभी पढ़ा था हमने, कौन सीक्रेट करती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका फंक्शन ऑलरेडी इसने दे दिया, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स। अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करवाने के लिए अलग अलग जो पिट्यूटरी ग्लैंड थे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन। जैसे ये तो मैंने इसका बताया था, इसके अलावा और भी हार्मोन्स है। थायरोन, जैसे थायरोक्सिन सीक्रेट करवाना है थायराइड ग्लैंड से, तो पहले यहाँ से हार्मोन रिलीज होएगा, थायरोक्सिन हार्मोन स्टिमुलेट या फिर रिलीजिंग हार्मोन, कुछ इस तरीके से हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो रिलीज होता है। और थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है या रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। तो इस तरीके से कोई भी हार्मोन यदि सीक्रेट करना है ना, इसके ऊपर भी मतलब एक और मास्टर बैठा हुआ है, ये अपनी मर्जी से सारे हार्मोन नहीं बजा सकती। तो एक प्रकार का स्टोर हाउस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हार्मोन्स है वो स्टोर होके, और किससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाना है इसके पास जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे ना ऊपर से, हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देगा। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का। तो हमारी बॉडी में पूरी की पूरी एक्टिविटी ब्रेन ही कंट्रोल करता है, उसके बस अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और उन डिपार्टमेंट का फंक्शन है किसको भाई हार्मोन्स कहाँ कहाँ से सीक्रेट करवाने हैं, किसको डायरेक्ट वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना है, किसको इनडायरेक्टली जो हमारी बॉडी है उसको कंट्रोल करना है। इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी विल पावर का कंट्रोल नहीं है, हम इच्छा से उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे डाइजेशन चल रहा है फूड का, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि सांस को रोक जरूर सकते हैं, लेकिन ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो हमारी सेल्स में हो रहा है ना, पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और H2O बनता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके की इनवॉलेंट्री एक्शन वो कौन कंट्रोल करता है। तो इस टाइप से ग्लैंड्स या फिर इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए ब्रेन में अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। तो इस तरीके से हमने जो आज पार्ट 3 है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें जो भी एक्टिविटी और डायग्राम्स हैं। इसके बाद हमारा पार्ट 4 रहेगा, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट बीच में आए हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। यही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।